यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के दौरान किसी राजनीतिक घटनाक्रम को समझने का मतलब है उस घटनाक्रम को प्रशासनिक, संवैधानिक और राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से समझना। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही ऐसी खबरें जो राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर चर्चा करते हैं और अवधारणाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है ताकि इन सभी घटनाओं पर आपकी एक समझ बने, जिस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। एक खबर थी बिहार मतदाता सूची मामले से संबंधित। आप जानते हैं कि बिहार में जो मतदाता सूची है उसे अपडेट, अद्यतन किया जा रहा है, यानी जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट किया जा रहा है, जिस पर विपक्षी दलों ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। तो इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के साथ साथ जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग है उसमें नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई नियुक्तियां हैं, कई पद हैं जो लगातार खाली पड़े हुए हैं, जिससे आयोग की कार्यक्षमता पर नकारात्मक असर हो रहा है। तो ये पूरी खबर क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब गठित हुआ था, किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में आपने देखा कि मिजोरम की चकमा स्वायत्त जिला परिषद में गवर्नर शासन को स्थापित कर दिया गया है। तो चकमा स्वायत्त जिला परिषद क्या है और ये किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत या किस संवैधानिक अनुसूची के तहत इसका गठन किया जाता है, इन सभी पक्षों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार मतदाता सूची से संबंधित जो मामला है। ये पूरा मामला क्या है? आप ये जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग, कौन सा चुनाव आयोग? भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का शुरू किया है ताकि उन लोगों की पहचान की जाए जो वास्तव में बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए मतदान करने के लिए वास्तव में एलिजिबल हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं इस घटना को कि बिहार में मतदाता सूची का अपडेट यानी उसका अद्यतन किया जा रहा है ताकि वास्तविक मतदाताओं की पहचान की जा सके और जो वास्तव में मतदान करने योग्य नहीं है उसे इलेक्टोरल रोल से, उसे मतदाता सूची से बाहर किया जा सके। इस पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है। आलोचकों का कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मतदाताओं को बोझिल दस्तावेजी प्रमाण देने के लिए मजबूर करती है, यानी ऐसे दस्तावेज देने के लिए मजबूर करती है जो जिसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। इसमें आधार कार्ड को और राशन कार्ड को एक तरह से उसके आधार पर मतदाता सूची में नाम का निर्धारण नहीं है बल्कि माता पिता के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उनके जन्म स्थानों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसलिए कुछ आलोचकों का कहना है कि ये जो पूरे दस्तावेजी प्रमाण मांगे गए हैं ये बोझिल हैं, जिससे गरीब और ऐसे मतदाता जो कि समय के साथ प्रवास करते हैं और बिहार प्रवासन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो गरीब और प्रवासी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं जो लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस मामले में 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इलेक्टोरल रोल का गहन पुनरीक्षण चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी ये प्रक्रिया अभी इसी प्रकार से चलती रहेगी। इस पूरे मामले में भारतीय चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 326 को भी इन्वोक किया है। यानी भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि उसे अधिकार है मतदाता सूची को इस प्रकार से अद्यतन करने का और यह अधिकार उसे आर्टिकल 326 से प्राप्त होता है। तो यहां पर आर्टिकल 326 के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 326 क्या है? भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मतदान को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के रूप में परिभाषित करता है। यानी जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की गारंटी प्रदान की गई है यह आर्टिकल 326 में प्रदान की गई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हर भारतीय नागरिक जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और जो कानून के तहत मतदान करने की प्रक्रिया से अयोग्य न ठहराया गया हो, वो मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण
करा सकता है, अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये जो प्रावधान है, ये लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है, प्रत्यक्ष चुनाव को सुनिश्चित करता है। और प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? लोकतंत्र की वह एक आवश्यक शर्त है। तो डायरेक्ट इलेक्शन की जो शर्त है, डायरेक्ट इलेक्शन को जो सुनिश्चित करने का काम करता है, वो एक तरह से आर्टिकल 326 करता है, आर्टिकल 326 करता है। इस अनुच्छेद के तहत आयोग की यह संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मतदाता सूचियों को लगातार अद्यतन करता रहे, उसको अपडेट करता रहे, उसको सटीक बनाता रहे, ताकि समय समय पर मतदाता सूची को इस प्रकार से अपडेट करके किसी भी स्थान पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मतदाता वास्तव में वोट डालने लायक है, वही वोट डाल सके, और कोई भी ऐसा मतदाता हो जो 2 स्थानों पर वोट डाल रहा है, वो 2 स्थानों पर वोट न डाल सके, या जो एलिजिबल नहीं है वो भी वोट न डाल सके। इसलिए अद्यतन प्रक्रिया अपनाई जाती है। चुनाव आयोग की कार्रवाई जो की जा रही है बिहार में इलेक्टोरल रोल्स को अद्यतन करने की, वो वस्तुतः आर्टिकल 326 के ही तर्क पर मुख्यतः डिपेंड करती है। इसलिए चुनाव आयोग ने आर्टिकल 326 को ही इन्वोक किया है। 28 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया था। कब शुरू किया था? 28 जून 2025 को। आयोग का कहना था कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत कानूनी रूप से आवश्यक है और संवैधानिक रूप से उचित है, क्योंकि इस तरह के अद्यतन आवश्यक है लोकतंत्र की प्रक्रिया को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, उसको फेयर, निष्पक्ष बनाए रखने के लिए। आयोग का कहना है कि बिहार में जो पिछली व्यापक मतदाता सूची समीक्षा की गई थी, वो वर्ष 2003 में की गई थी, यानी इस प्रक्रिया को 22 साल पहले पूरा किया गया था। इसलिए मतदाता सूची को अद्यतन करना, अपडेट करना बेहद आवश्यक है। और क्योंकि बिहार में वर्ष 2025 में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका समय भी पूरी तरह से अनुकूल है। इस पुनरीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी बताए गए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि डुप्लीकेट जो मतदान किया जाता है या मतदाता सूची में अपना नाम लाया जाता है, उसमें किसी भी तरह की डुप्लीकेशन को रोकना, अवैध जो उसकी प्रक्रिया है उसको रोकने का प्रयास करना, और अयोग्य नामों को मतदाता सूची से हटाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी तरह से वर्ष 2003 के बाद बिहार की जो जनसांख्यिकीय संरचना है, जो वहां की पॉपुलेशन की संरचना है, उसमें भी काफी बदलाव हो चुका है। तो जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुसार मतदाता सूची को अपडेट करना भी बेहद आवश्यक है। इसके अलावा सभी योग्य नागरिकों को सूची में शामिल करना। ऐसा भी हो सकता है कि जो मतदाता सूची में है उसमें बहुत से लोग शामिल ना हो जो एलिजिबल है, तो उन लोगों को सूची में शामिल करना भी जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं पुनरीक्षण के। जो स्पेशल पुनरीक्षण, स्पेशल रिवीजन चल रहा है मतदाता सूची का, विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाले कुछ व्यक्ति, कुछ एक्सपर्ट्स सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं, उनके तर्क क्या है? उनका कहना है कि नागरिकों पर अपनी नागरिकता सिद्ध करने का बोझ डाल दिया गया है इस मतदाता सूची को अद्यतन करने के नाम पर, और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की डिमांड की है। आयोग ने आधार कार्ड और राशन कार्ड को अस्वीकार किया है पहचान निर्धारित करने या मतदाता सूची को अपडेट करने के अंतर्गत, और माता पिता दोनों की पहचान के प्रमाण मांगे हैं। कोई भी मतदाता सूची में शामिल होना चाहता है तो उसे माता पिता दोनों की ही पहचान के प्रमाण देने होंगे। ये भी हम जानते हैं कि बिहार में गरीबी के साथ साथ पलायन की उच्च दर है, और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसलिए इस तरह की मांग, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह की मांगे करोड़ों मतदाताओं को उनकी मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती हैं, और इसलिए इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। आलोचकों का यह भी कहना है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है इस पुनरीक्षण की, इस पूरे रिवीजन की समय सीमा 25 जुलाई निर्धारित की गई है, यह भी अपने आप में बहुत व्यावहारिक है। इतने बड़े स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है, इतने बड़े स्तर पर जो पुनरीक्षण कार्रवाई की जा रही है, इसको 25 जुलाई तक पूरा करना अपने आप में अव्यावहारिक है, और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जन सुनवाई नहीं की गई है, और जन सुनवाई न करने के कारण अगर लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये पूरी खबर थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण तर्क थे। अब आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
और कई सदस्यों की जो नियुक्ति है वो लंबित है और इससे आयोग की पूरी कार्यप्रणाली, कार्यदक्षता, कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है नकारात्मक रूप से। आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे इकबाल सिंह लालपुरा के अप्रैल 2025 में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है और बिना कुछ सदस्यों के काम कर रहा है। दिसंबर 2024 से अब तक 5 सदस्य, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति एक भी नहीं की गई है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है जब नियुक्तियों में देरी हुई है। वर्ष 2017 में भी आयोग महीनों तक बिना अध्यक्ष के काम कर चुका है। वर्ष 2021 में इस तरह की नियुक्तियां न होने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ले जाया गया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में केंद्र सरकार को खाली पदों को भरने के निर्देश भी दिए थे। वर्तमान में आयोग की अधिकांश जो कार्रवाई है वो आयोग के सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा ही संचालित की जा रही है। कर्मचारी ही अधिकांश कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। यहाँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना और उसके कार्यों को जानना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार का निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। और अधिनियम कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, उनकी शिकायतों की जांच करना और सरकार को उनके वेलफेयर के लिए जिस प्रकार की नीति की आवश्यकता है उसके बारे में सुझाव प्रदान करना। आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे 7 सदस्य आयोग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और इन सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक सदस्य जो है वो 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में से ही होना चाहिए। और ये अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है और जैन है। इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, जो अधिसूचित है, इन्हीं में से आयोग के सदस्य होने चाहिए। आयोग के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, क्वाजी जुडिशियल अधिकार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आयोग के पास अगर कोई मामला आता है तो मामले को स्वीकार कर सकता है, उसकी सुनवाई भी कर सकता है, अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला भी सकता है, एक प्रकार से उनसे जवाब तलब भी कर सकता है और किसी मामले की सुनवाई भी कर सकता है। लेकिन आयोग की जो निर्णय है या आयोग किसी भी प्रकार का निर्णय देता है वो कानूनन बाध्यकारी नहीं होता। उसको ये नहीं है कि वो इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा ही होगा और आयोग को दंड देने की भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार से इसे अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। हर सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और सदस्य कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा हटाई भी जा सकती हैं। वे परिस्थितियां कौन सी हैं? सदस्यों का दिवालियापन या कर्तव्य में अक्षम होना या अपने पद का दुरुपयोग करना। इन स्थितियों के मामले में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को हटाया भी जा सकता है। इसी प्रकार का एक और आयोग है। आप ये जानते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। एक प्रकार से मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। उसी के लिए एक आयोग और है जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग। ये भी एक अर्ध न्यायिक निकाय है और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा विशेष तौर से करता है। केंद्र सरकार को यह भी परामर्श देता है और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है। किस मंत्रालय के तहत काम करता है? वर्ष 2004 में इसकी स्थापना से संबंधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम लाया गया था वर्ष 2004 में, जिसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से यह भी वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी सांविधिक निकाय है। किस मंत्रालय के तहत काम करता है? मानव संसाधन मंत्रालय था वर्ष 2004 में जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और अब ये शिक्षा मंत्रालय के तहत, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। उसी के तहत ये काम करता है। अध्यक्ष का पद किसके बराबर होना चाहिए? हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्तर के बराबर इसका पद होना चाहिए। और ये 3 सदस्य इसमें होने चाहिए। 3 सदस्य आयोग के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं।
सितंबर 2023 में इसके पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एन.के. जैन के कार्यकाल की समाप्ति के बाद तब से केवल एक सदस्य जिनका नाम शाहिद अख्तर है, उनके साथ ही ये पूरा आयोग काम कर रहा है। इसमें भी नियुक्तियों में देरी हो रही है, नियुक्तियां नहीं हो रही है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में नियुक्तियों की देरी का जो प्रभाव है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कार्यक्षमता पर भी पड़ा है, जिससे अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ी हुई जो समस्याओं का समाधान जितनी तीव्र गति से होना चाहिए उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाया है, उसमें भी देरी हो रही है। इसमें न्यायपालिका का क्या दृष्टिकोण है? अभी हमने चर्चा की थी कि वर्ष 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था और उसमें कहा था कि एनसीएम यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व न्यायमूर्ति एम.एस.ए. सिद्दीकी ने भी इन नियुक्तियों में देरी पर नाराजगी जताई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के लिए एक ठीक बात नहीं कहा था, पूरी तरह से अस्वीकार्य स्थिति के रूप में इसको व्याख्यायित किया था। आलोचकों का यह भी कहना है कि अगर हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के साथ साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के रूप में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ये संस्थाएं केवल नाम मात्र के रूप में ही रह जाएंगी और जिन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए इनको स्थापित किया गया है, अपने दायित्वों में ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगी अगर इनकी कार्यप्रणाली केवल कार्यालय ये ठीक नहीं लिखा है, कार्यालय तो इस प्रकार से आप इसे कार्यालय इस प्रकार से ये लिखा जाना चाहिए। कार्यालय से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितने विवादास्पद मुद्दे हैं, उनके समाधान में भी इससे देरी होती है, इसलिए त्वरित गति से सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जिला परिषद में गवर्नर शासन पर। हाल ही में मिजोरम की एक जिला परिषद है जिसका नाम है चकमा स्वायत्त जिला परिषद। तो चकमा स्वायत्त जिला परिषद में गवर्नर शासन की घोषणा हो गई है। तो इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। मिजोरम के चकमा स्वायत्त जिला परिषद में गवर्नर शासन लगा दिया गया है और यह निर्णय 7 जुलाई 2025 को लिया गया जब राज्यपाल वीके सिंह ने यह कदम उठाया और इस प्रकार से गवर्नर के पास ही चकमा स्वायत्त जिला परिषद की सभी शक्तियां और कार्य एक प्रकार से हस्तांतरित हो गए हैं। यहां पर सबसे पहले चकमा स्वायत्त जिला परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान की जो अनुसूची 6 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। इसी के अंतर्गत कुछ हमने स्वायत्त जिला परिषदों का भी गठन किया है और उन्हीं स्वायत्त जिला परिषदों में से एक स्वायत्त जिला परिषद है चकमा स्वायत्त जिला परिषद। तो ये मिजोरम का नक्शा है, आप इसको देख रहे हैं। मिजोरम को विशेष तौर से याद रखिएगा क्योंकि मिजोरम में 3 स्वायत्त जिला परिषद है। कितनी है? 3 स्वायत्त जिला परिषद है। एक है चकमा स्वायत्त जिला परिषद, एक है मारा स्वायत्त जिला परिषद और एक है लाई स्वायत्त जिला परिषद। इसमें से जो चकमा स्वायत्त जिला परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1972 को हुई थी और संविधान के किस अनुसूची के तहत हुई थी? 6ठी अनुसूची के तहत इसका गठन किया गया था। इस स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया था। अभी हम इसकी स्थिति देखेंगे। इसकी स्थापना की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो पहले मिजोरम में केवल एक क्षेत्रीय परिषद हुआ करती थी जिसका नाम था प्यू लाखेर क्षेत्रीय परिषद। इस प्रकार से उसकी स्पेलिंग थी, प्यू लाखेर क्षेत्रीय परिषद। इसको 3 स्वायत्त जिला परिषदों में विभाजित किया गया। मारा स्वायत्त जिला परिषद, लाई स्वायत्त जिला परिषद, चकमा स्वायत्त जिला परिषद। इसमें जो मारा स्वायत्त जिला परिषद है वो साहिया जिले में स्थित है और साहिया जिले की अवस्थिति कहां है? यहां पर। तो इसमें जो मारा स्वायत्त जिला परिषद है वो इस जिले में स्थित है और लाई स्वायत्त परिषद के साथ साथ जो चकमा स्वायत्त जिला परिषद है वो यहाँ लोंगतलाई जिले में स्थित है। ये लोंगतलाई जिला है, इसकी सीमा नीचे तक यहाँ जाती है। तो ये लोंगतलाई जिला है। यहाँ पर 2 जिला परिषदें हैं, स्वायत्त जिला परिषद है। एक है चकमा स्वायत्त जिला परिषद और एक है लाई स्वायत्त जिला परिषद। वो दोनों यहीं पर स्थित है। इसी जिले के अंतर्गत ये जिला परिषदें आती हैं। स्वायत्त जिला परिषद है और इसमें चकमा स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी।
छठी अनुसूची के तहत की गई थी, ताकि इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो परिषदें हैं वो ठीक से अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके और उन स्वतंत्र निर्णयों के अनुसार ही वो उनको ग्राउंड लेवल पर उसी प्रकार की स्थितियों का, जैसे कई प्रकार की जो क्षेत्रीय स्वायत्त मान्यताएं होती हैं, विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने कानूनों का निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह की परिषदों को स्थापित करने का पीछे का उद्देश्य यह होता है कि जो बहुत लंबे समय तक संस्कृति की कुछ मान्यताएं चली आ रही हैं, अपने क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कुछ विशिष्ट चीजें चली आ रही हैं, उनका संरक्षण करना, उनको एक प्रकार से जगह देना प्रशासन के अंतर्गत। तो जो चकमा स्वायत्त जिला परिषद है, ये 6वीं अनुसूची के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है और इसके प्रशासन में स्थानीय स्वायत्तता होती है। राज्यपाल को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है कि मैं किसी भी प्रकार की अस्थिर, अनस्टेबल राजनीतिक परिस्थिति में प्रशासन को सीधे नियंत्रित कर सकते हैं। जो राज्यपाल ने अभी अधिसूचना जारी की है, वो राजनीतिक अस्थिरता चकमा स्वायत्त जिला परिषद के लिए अत्यंत हानिकारक है और छठे जो अनुसूची है उसमें जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं इस तरह की जिला परिषदों को स्थापित करने के पीछे, उसके कहीं ना कहीं खिलाफ है। तो ये अधिसूचना में कहा गया है और इसी के कारण इसका जो प्रशासन है वो राज्यपाल ने अपने हाथ में ले लिया है। गवर्नर ने लोंगलाई जिले के डिप्टी कमिश्नर को चकमा स्वायत्त जिला परिषद के कार्यों का प्रतिनिधित्व एक प्रकार से वही करेंगे, वही इस स्वायत्त जिला परिषद के कार्यों को देखेंगे। किसके डिप्टी कमिश्नर? लोंगलाई जिला कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर, जहां पर ये चकमा स्वायत्त जिला परिषद स्थित है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण माना जा रहा है कि इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े हैं। जो चकमा स्वायत्त जिला परिषद है उसमें बार बार नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही थी, लगातार गठबंधन टूटने जैसी घटनाएं हो रही थी, लगातार राजनीतिक उथल पथल की वजह से जो स्थानीय प्रशासन है उसमें व्यवधान आ रहे थे और गवर्नर द्वारा हस्तक्षेप के जो पीछे का मुख्य कारण है वो बताया गया है इसी अस्थिरता को और शासकीय जो क्रियाकलाप है, जो शासन की संबंधी जो कार्रवाइयां हैं उनके ठप होने के कारण इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। छठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावशाली और सुव्यवस्थित प्रशासन। तो ये छठी अनुसूची का मुख्य उद्देश्य है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावशाली शासन स्थापित किया जा सके, सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया जा सके और जिला परिषदों की स्थापना करके वस्तुतः जो वहां के स्थानीय प्रशासन की लोकल लोगों की मान्यताएं हैं जो हजारों साल से चली आ रही हैं, उन्हें यहाँ के कानूनों में, यहाँ के प्रशासन में जगह दी गई है। और अगर किसी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता खड़ी होती है तो इसकी मूलभूत उद्देश्य ही खतरे में पड़ जाते हैं और इसलिए इसका जो शासन है वो राज्यपाल ने अपने हाथ में ले लिया है। किस प्रकार से आगे बढ़ा जाना चाहिए इस पूरे मामले में? राज्यपाल का जो ये शासन है ये 6 माह या आगे के आदेश तक लागू रहेगा। तो प्रारंभ में 6 माह तक लागू रहेगा और आगे भी आदेश दिया जा सकता है इसको बढ़ाने का। राज्य विधानसभा को इसकी म्याद बढ़ाने या फिर नई चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने का अधिकार है। तो राज्य विधानसभा का अधिकार भी आपको पता लग गया। चकमा स्वायत्त जिला परिषद में स्थिर सरकार लौटाने के लिए जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट या फ्रेश पोल्स की संभावना भी बनी हुई है। ऐसी भी संभावना है कि वहां पर नए सिरे से चुनाव हो या कोई अन्य प्रकार का राजनीतिक गठबंधन देखने को मिले, तो उस तरह की संभावनाएं भी हैं। गवर्नर शासन के दौरान परिषद की जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, वो लोंगलाई जिला जो कलेक्टर है उन्हीं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी टॉपिक से संबंधित, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 327। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम 1984, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993। अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची के तहत कौन से क्षेत्र की स्वायत्तता सुनिश्चित होती है? आपके सामने ऑप्शन है नगर निकाय, ग्रामीण पंचायत, जनजातीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।